Good morning, students and my dear friends. I'm Dr. Shalini Shukla, and today is 3rd of March 2023, Friday. Before starting the discussion, if you want lecture PDF, you can join me on Telegram channel. You can also follow me on other social media platforms. Recommended play speed for this video is 1.25x. And thought of the day is opportunity is missed by most people because it dressed in overall and looks like work. और आज के मिंट पेपर की अप्रॉक्सीमेटली 9 इंपॉर्टेंट न्यूज़ हेडलाइंस हैं। बिजनेस स्टैंडर्ड की अप्रॉक्सीमेटली 14 इंपॉर्टेंट न्यूज़ हेडलाइंस हैं और आज के डिस्कशन में हम 13 न्यूज़ आर्टिकल्स को डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट कर लेते हैं। आज का पहला आर्टिकल जो कि मिंट के पेज नंबर 1 पर दिया हुआ है, अडानी SC फॉर्म्स पैनल टू प्रॉब एलिगेशंस। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने थर्सडे को एक 6 मेंबर का पैनल कॉन्स्टिट्यूट किया है। किस लिए कॉन्स्टिट्यूट किया है? टू इन्वेस्टिगेट द allegations of regulatory failure and breach of law against the अडानी ग्रुप। तो हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद अडानी ग्रुप पर अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस को लेकर के, लॉस के इनकम्प्लायंसेस को लेकर के, रेगुलेटरी फेलियर को लेकर के बहुत सारे एलिगेशन लगे थे। उन्हीं एलिगेशन के इन्वेस्टिगेशन के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक 6 मेंबर का पैनल कॉन्स्टिट्यूट किया है और ये 6 मेंबर का जो पैनल है ये अपनी रिपोर्ट बहुत जल्द ही सबमिट करेगा और इसमें इसकी रिकमेंडेशंस ये होंगी कि किस तरीके से स्टैट्यूटरीज और सुपरवाइजरी रेजीम में मेजर्स लिए जाएं इन ऑर्डर टू स्ट्रेंथन अप द कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड सुपरवाइजरी रेजीम। तो रिसेंटली यूएस का एक शॉर्ट सेलिंग हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट के बाद जो इंडिया का अडानी ग्रुप है उसका अप्रॉक्सीमेटली $140 बिलियन वाइप अप हो गया फ्रॉम स्टॉक वैल्यू, जो कि हिंडनबर्ग की एलिगेशन थे कि अडानी ग्रुप ने गलत अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस जो हैं वो यूज़ करी। और इसके बाद में इंडिया में बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट डिस्कशन स्टार्ट हुआ था। उसी को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने ये पैनल कॉन्स्टिट्यूट किया। ये पैनल अपनी रिकमेंडेशन देगा और ये पैनल ये भी बताएगा कि किस तरीके से सुपरवाइजरी रेजीम और स्टैट्यूटरी और अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस को स्ट्रेंथन किया जा सके इंडिया में। अगर हम पैनल का कॉन्स्टिट्यूशन देखें तो जो बेंच है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हेड कर रहे थे, जिन्होंने ये रूलिंग दी कि जो रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज हैं वो इस पर्टिकुलर AM सैपरी वो इस पर्टिकुलर कमेटी को लीड करेंगे और ये जितनी भी कंट्रोवर्सी है अडानी ग्रुप के सराउंडिंग उसको इन्वेस्टिगेट करेंगे। हालांकि अगर अडानी ग्रुप की बात करें तो अडानी ग्रुप शुरुआत से ही इन एलिगेशन को डिनाई करता हुआ आया है। अडानी ग्रुप ने कहा उसने किसी भी तरह का स्टॉक मैनिपुलेशन नहीं किया है, किसी भी तरह की गलत अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस या किसी भी तरह का अकाउंटिंग फ्रॉड नहीं किया है, जैसा कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट का कहना है। हालांकि बहुत सारे क्लैरिफिकेशन के बावजूद भी अगर हम अडानी ग्रुप के स्टॉक मार्केट को देखें तो वो कंटिन्यूअसली डिक्लाइन होता हुआ चला आ रहा है आफ्टर हिंडनबर्ग रिपोर्ट। और इन्वेस्टर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा बिलीव नहीं कर रहे हैं अडानी ग्रुप के स्टेटमेंट पर। जो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है उसको भी कोर्ट ने ऑर्डर किया है कि वो भी अपना जो प्रॉब है इन्वेस्टिगेशन है वो कंक्लूड करे विद इन 2 मंथ और अपनी रिपोर्ट सबमिट करे। तो पैनल भी अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगा, सेबी भी अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगा। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने क्यों इसमें इंटरवीन किया? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का ये कहना है कि सिंपली टू प्रोटेक्ट द इंडियन इन्वेस्टर्स अगेंस्ट एनी सॉर्ट ऑफ वोलेटिलिटी that they have faced in recent past। तो बेसिकली इन्वेस्टर्स के राइट को, उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ये मेजर लिया है, ये पैनल कॉन्स्टिट्यूट किया है और ये एक्सपर्ट कमेटी अपनी रिकमेंडेशन देगी हाउ टू एक्सटेंड द रेगुलेटरी फ्रेमवर्क एंड सुपरवाइजरी regime after this Adani crisis। And these are the shares of AEL that has really 2.7% after the GQG डील। हालांकि वेडनेसडे को हमने डिस्कस भी किया था, यानी ये जो वेडनेसडे को ट्रेडिंग हुई उसमें अडानी ग्रुप पे हमें कुछ एप्रिसिएशन, उनके शेयर्स में कुछ एप्रिसिएशन देखने को मिला था। तो ये 1 डे चेंज है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज फॉर डिफरेंट अडानी एंटरप्राइजेज। हम बोल सकते हैं SBUs स्टैंड फॉर स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 2 दैट इज ऑल्सो गिवन ऑन पेज नंबर 1 ऑफ मिंट पेपर, सेंटर प्लानिंग टू रिफॉर्म पेटेंट लॉज।
तो सेंट्रल गवर्नमेंट इंडिया में जो प्रेजेंट पेटेंट लॉज हैं, आईपीआर लॉज हैं, उनको रिफॉर्म करने की कोशिश कर रही है, उनको चेंज करने की कोशिश कर रही है। और क्यों गवर्नमेंट इस पर्टिकुलर कोशिश में लगी हुई है? क्योंकि गवर्नमेंट का एक पर्पस है कि इस ओवरऑल से, इस चेंज से जो इनोवेशन है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, R&D है, वो इंडिया में प्रमोट किया जा सकेगा। तो बेसिकली इन ऑर्डर टू प्रमोट द इनोवेशन, क्रिएटिविटी, R&D, द गवर्नमेंट इज थिंकिंग टू रिफॉर्म द इंडियन पेटेंट लॉज। और ऐसा नहीं है कि ये गवर्नमेंट का यूनिलैटरल डिसीजन है। बहुत टाइम से इंडस्ट्री और स्टेक होल्डर्स जो हैं वो गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि गवर्नमेंट को अपने लीगल फ्रेमवर्क को, पेटेंट रिलेटेड जो लीगल फ्रेमवर्क है उसको चेंज करने की ज़रूरत है, बिकॉज इट इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स, डिफ़िकल्ट एंड लेंदी प्रोसेस, जिसकी वजह से कई बार इनोवेशन और क्रिएटिविटी जो होती है वो हॉल्ट होती है। तो जो मैन्युफैक्चरिंग समिट 2023 चल रही है, उसी में हमारे यूनियन मिनिस्टर फॉर कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिस्टर पीयूष गोयल ने बोला है कि गवर्नमेंट इज़ ट्राइंग टू इम्प्रोवाइज द पेटेंट लॉज, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा R&D, ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च और इनोवेशन हो सके इंडिया में। अगर हम इंडिया के IPR लॉज की बात करें, अगर हम इंडिया के पेटेंट लॉज की बात करें या इनोवेशन की बात करें, रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बात करें, तो इंडिया का बहुत अच्छी पोजीशन नहीं है। ऐसा कई बार क्रिटिसिज्म भी मिलता है इंडिया को कि इंडिया में जो IPR और पेटेंट लॉज हैं वो बहुत ज़्यादा वीक है, जिसकी वजह से जो इनोवेशन और क्रिएटिविटी होती है, रिसर्च डेवलपमेंट, वो हॉल्ट होता है। क्योंकि अगर जो इन्वेंटर है, जो रिसर्चर है, अगर उसको कोई भी एडवांटेज नहीं मिलेगा, कोई भी इंसेंटिव नहीं मिलेगा नए इनोवेशन का या R&D का, तो डेफिनेटली दे विल बी डिस्करेज्ड। और अगर उनका कोई इनोवेशन या कोई उनकी क्रिएटिविटी इमीडिएटली कॉपी कर लेता है बिकॉज ऑफ द वीक IPR एंड पेटेंट लॉज, तो डेफिनेटली दे विल नॉट बी मोटिवेटेड और इनकरेज टू डू मोर। और इसीलिए इंटरनेशनल फोरम में भी इंडिया को कई बार क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ता है, मोर स्पेसिफिकली फार्मास्यूटिकल सेक्टर को लेकर के। और इसीलिए कई बार से जो स्टेक होल्डर्स हैं, इंडस्ट्री है, वो गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट कर रही थी कि फ़िलहाल के लिए जो पेटेंट लॉज में जो लूप होल्स है उनको ठीक किया जाए। क्योंकि बहुत टाइम से कंपनीज डेटा लोकलाइजेशन और पेटेंट को लेकर के कई सारे चैलेंजेस फेस कर रही है। तो गवर्नमेंट का कहना है, गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिव एंड बाय going through the recommendation of industry and representative, government is not thinking to go for change into the patent law so that innovation can be spurred, investment can be attracted and India can position itself as a research and development hub। और अभी देखें तो इंडिया का जो एक्सपेंडिचर है रिसर्च और डेवलपमेंट में वो केवल 2% ही है GDP का, जबकि अगर हम काउंटर पार्ट कंट्रीज़ की बात करें, चाहे वो USA हो, चाहे वो चाइना हो, उनका एक्सपेंडिचर इंडिया से बहुत ज़्यादा है। और इसीलिए पिछले कुछ टाइम से इंडिया जो है वो अपने R&D पर फोकस करने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा है। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 3 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 1 ऑफ मिंट पेपर, न्यू स्पीड लिमिट नॉर्म्स लाइकली सून। तो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स और बहुत सारी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम के अंदर बहुत सारे नए हाईवेज़ और एक्सप्रेसवेज बने हैं, चाहे वो गति शक्ति हो या कोई और स्कीम हो। और ये जो नए हाईवेज़ हैं, जो नए एक्सप्रेसवेज हैं, ये इतने हाईटेक हैं कि ये बहुत ज़्यादा स्पीड लिमिट को भी हैंडल कर सकते हैं। सो दिस न्यू एक्सप्रेसवे और न्यू हाईवे नेटवर्क इज़ कैपेबल ऑफ हैंडलिंग द फास्टर स्पीड्स अकॉर्डिंग टू आवर यूनियन मिनिस्टर। और इसी पर्टिकुलर एडवांटेज को, बेनिफिट को टैप करने के लिए अब गवर्नमेंट जो है स्पीड को लेकर के, व्हीकुलर स्पीड को लेकर के जो लिमिट्स हैं उन पर रीवर्क करने जा रही है, उनको रीवैम्प करने जा रही है, उनको अपडेट करने जा रही है, उनको चेंज करने जा रही है। क्योंकि जो पुरानी हाईवेज़ हैं उस पर एक्चुअली लोअर लिमिट्स लगी हुई है, जो नए हाईवेज़ हैं वो बहुत ज़्यादा टेक्निकली साउंड है, जिसकी वजह से उस पर हाई व्हीकुलर स्पीड भी जो है वो भी मैनेज ईजिली करी जा सकती है। तो जितने भी हाईवेज़ और एक्सप्रेसवेज बनाए गए तो डेफिनेटली वो इसीलिए बनाए गए हैं कि जो डिस्टेंस है, जो टाइम है, वो उसको रिड्यूस किया जा सके बिटवीन वन प्लेस टू अनदर प्लेस। अगर टाइम लिमिट पुरानी ही रहेगी तो डेफिनेटली उसका जो एक्सप्रेसवे और हाईवे उनका पूरा एडवांटेज नहीं उठाया जा सकेगा। एंड दैट इज़ वाई our Union Minister of Road Transport and Highways are thinking for changing this speed limit। और जो अब नई speed limit आएगी probably वो higher speed limit होगी। And this proposed revision is a part of government efforts to improve the safety and efficiency of the country's transportation infrastructure। तो ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर में सेफ्टी और एफिशिएंसी दोनों का ही ध्यान रखना है। सेफ्टी किस लिए कि बहुत ज़्यादा स्पीड लिमिट ना हो, जैसे कि एक्सीडेंट बढ़ जाए, लीथल एक्सीडेंट हो, फेटल एक्सीडेंट हो, और इतनी लो लिमिट भी ना हो जिससे कि जो नए एक्सप्रेसवेज और हाईवेज बने हैं उनका एडवांटेज ही ना उठाया जा सके, उनका बेनिफिट ही ना लिया जा सके।
हालांकि अगर हम स्पीड लिमिट्स की बात करें तो इंडिया में सेंट्रल गवर्नमेंट के साइड से मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट जो है वो स्पीड लिमिट डिसाइड करती है, लेकिन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो स्पीड लिमिट है वो कॉन्करेंट लिस्ट में आती है। इट मीन्स जो स्टेट गवर्नमेंट है वो भी अपने अकॉर्डिंग लॉज को इनैक्ट कर सकती हैं। अगर सेंटर ने कोई स्पीड लिमिट डिसाइड कर दिया तो अगर स्टेट गवर्नमेंट ये चाहती हैं कि उनके स्टेट में स्टेट हाईवेज़ में कम लिमिट हो तो वो उस पर्टिकुलर मैक्सिमम लिमिट को रिड्यूस करके कम लिमिट को इम्प्लीमेंट कर सकती हैं। तो ये कॉन्करेंट सब्जेक्ट है, तो दोनों ही गवर्नमेंट जो है वो कोलैबोरेशन मैनर में काम करेंगी। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 4 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 4 ऑफ बिजनेस स्टैंडर्ड। ग्लोबल गवर्नेंस हैज़ फेल्ड मोदी। जब से रशिया यूक्रेन क्राइसिस हुई है, जब से पैंडेमिक स्टार्ट हुआ है, तो कई बार हमें सुनने को भी मिलेगा कि जो मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस हैं उन्होंने अपना रेलेवेंस खो दिया है पैंडेमिक के बाद भी। और अगर हम रशिया यूक्रेन क्राइसिस की बात करें तो रशिया यूक्रेन क्राइसिस को भी कहा जा रहा है कि जो मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशन है उनकी पावर खो देने का ये आउटकम है, क्योंकि जितने भी मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशन जो कि पीस और अदर सिस्टम को मैनेज करते हैं उन्होंने अपनी पावर कहीं ना कहीं खो दी, उन्होंने अपनी रेलेवेंस कहीं ना कहीं खो दी है। ग्लोबल गवर्नेंस जो है वो फेल हो गया, जिसका आउटकम हमें रशिया यूक्रेन क्राइसिस के फॉर्मेट में देखने को मिल रहा है। तो बेसिकली फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग, जो G20 नेशंस के जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं उनकी मीटिंग थर्सडे को थी। उस मीटिंग में जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी, उन्होंने मल्टीलैटरलिज्म, ग्लोबल गवर्नेंस को लेकर के अपने पॉइंट ऑफ व्यू डिस्कस किए हैं। और नरेंद्र मोदी का ये कहना है कि जिस तरीके से मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस ने अपनी पावर खो दी है, जिस तरीके से ग्लोबल गवर्नेंस सिस्टम जो है वो फेल हुआ है, उसका हमें सीधा इम्पैक्ट जो है वो डेवलपिंग कंट्रीज़, डेवलपिंग नेशंस पर देखने को मिल रहा है। डेवलप नेशंस जो हैं वो उससे उतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं हो रहे हैं, स्पेशली जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उन पर ज़्यादा इम्पैक्ट हमें विजिबल हो रहा है एज़ पर आवर प्राइम मिनिस्टर। तो कई सारे जो इश्यूज़ हैं, चैलेंजेस हैं, उनको लिस्ट करते हुए हमारे प्राइम मिनिस्टर ने बोला कि जो बेसिकली ये ग्लोबल गवर्नेंस का सिस्टम और आर्किटेक्चर जो फॉर्म हुआ था वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद, इसके दो इम्पॉर्टेंट फंक्शंस थे, दो इम्पॉर्टेंट मैंडेट थे। कौन कौन से? फर्स्ट, टू प्रिवेंट द फ्यूचर वॉर्स बाय बैलेंसिंग कॉम्पीटिंग इंटरेस्ट, कि फ्यूचर में दोबारा से कोई वर्ल्ड वॉर ना हो। दूसरा जो इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि इंटरनेशनल कोऑपरेशन को और ज़्यादा फॉस्टर किया जाए, और ज़्यादा स्ट्रेंथन किया जाए, और ज़्यादा मजबूत किया जाए ऑन डिफरेंट कॉमन इंटरेस्ट, ऑन डिफरेंट इशूज़ ऑफ कॉमन इंटरेस्ट। तो ऐसे कंट्रीज़ जिनका कॉमन इंटरेस्ट है वो उस पर कोलैबोरेशन या कोलैबोरेट मैनर में काम करें। तो दो इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स थे रिसेंटली जो आर्किटेक्ट डेवलप हुआ था आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर फॉर ग्लोबल कोऑपरेशन, ग्लोबल गवर्नेंस, कि वॉर को रोका जाए और कोऑपरेशन को इम्प्रूव किया जाए। लेकिन दोनों ही फ्रंट में जो कंट्रीज़ हैं, जो ग्लोबल गवर्नेंस है, जो ग्लोबल आर्किटेक्ट है, वो फेल हुआ है। क्योंकि अगर हम रिसेंट ईयर्स को देखें तो फाइनेंशियल क्राइसिस हमें बहुत सारे कंट्रीज़ में देखने को मिल रही है, क्लाइमेट चेंज, एक्सट्रीम इवेंट की सिचुएशंस बहुत ज़्यादा हैं, पैंडेमिक ने तो क्लियरली रिफ्लेक्ट कर दिया कि किस तरीके से ग्लोबल गवर्नेंस पूरी तरीके से फेल हो चुका है। तो कई सारे जो इश्यूज़ हैं उनको लिस्ट करते हुए हमारे प्राइम मिनिस्टर ने बहुत क्लियरली बोला है कि ग्लोबल गवर्नेंस जो है वो पूरी तरीके से फेल है अपने मैंडेट्स पर, और इसके ही ट्रैजिक कॉन्सिक्वेंसेस हमें देखने को मिल रहे हैं रशिया यूक्रेन क्राइसिस के फॉर्मेट में। डेवलपिंग कंट्रीज इस पर्टिकुलर क्राइसिस से सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट हो रहे हैं, और जिसकी वजह से जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है वो भी कहीं ना कहीं हिंडर हो रहा है। तो बेसिकली डेवलपिंग कंट्रीज़ के अनसस्टेनेबल डेट, कई सारे जो श्रीलंका, पाकिस्तान जैसे कंट्रीज जो सिचुएशन फेस कर रहे हैं उसको लेकर के, क्लाइमेट चेंज को लेकर के, ग्लोबल वार्मिंग को लेकर के, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने बहुत ही क्लियरली वर्ल्ड को एक मैसेज दिया है कि जो ये स्ट्रेस और टर्माइल की सिचुएशन है, दिस इज़ द टोटल आउटकम ऑफ द फेलियर ऑफ ग्लोबल गवर्नेंस आर्किटेक्ट। इसी के साथ एक और न्यूज़ भी दी हुई है, उसको भी हम यही कवर कर लेते हैं। इंडिया इटली सील MOU ऑन डिफेंस। सो beside this G20 finance minister or foreign ministers meeting, India और Italy have cleared the way for the partnership on defense manufacturing। तो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में पार्टनरशिप को लेकर के, ज्वाइंट प्रोटेक्शन को लेकर के, ज्वाइंट कोलैबोरेशन को लेकर के, इनोवेशन को लेकर के, डिज़ाइन ओपनिंग्स को लेकर के इंडिया और इटली ने एक स्टेप आगे बढ़ लिया है।
तो पिछले लास्ट 2 ईयर से इस पर्टिकुलर डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को लेकर के नेगोशिएशन और डिस्कशन चल रहा था और थर्सडे को दोनों ही कंट्रीज ने MOU साइन कर लिया। व्हाट इज दिस MOU? मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है ऑन डिफेंस कोऑपरेशन। तो डिफेंस में इनोवेशन को लेकर के, डिजाइनिंग को लेकर के, ज्वाइंट प्रोटेक्शन को लेकर के, इक्विपमेंट प्रोसीजर को लेकर के दोनों ही कंट्रीज जो हैं वो साथ आ चुके हैं। और ऐसा कहा जा रहा है कि इससे ही दोनों कंट्रीज इंडिया और इटली के जो बाईलेटरल रिलेशन हैं वो भी इंप्रूव होंगे। इंडिया और इटली जो है वो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की तरफ मूव ऑन करेंगे, क्योंकि डिफेंस की अगर हम बात करें, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग जो है बहुत ही क्रिटिकल सेक्टर होता है किसी भी कंट्रीज़ का। अगर दो कंट्रीज इस पर्टिकुलर सेक्टर में कोऑपरेट कर रहे हैं सो डेफिनेटली दे आर गोइंग इनटू और एंटरिंग इनटू स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 6 ऑफ बिजनेस स्टैंडर्ड। इट्स नॉट के CEA सेज अर्बन रिकवरी फास्टर देन रूरल। तो थर्सडे को हमारे जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र है मिस्टर V अनंता नागेश्वरन, उन्होंने इंडिया की रिकवरी को डिस्क्राइब किया, क्योंकि बहुत बार से सुनने में आ रहा है कि इंडिया की जो रिकवरी K शेप है, U शेप है, V शेप है, W शेप है। अलग अलग जो एक्सपर्ट हैं वो अपना अपना ओपिनियन दे रहे हैं, अलग अलग जो इकोनॉमिस्ट हैं वो अपना अपना ओपिनियन दे रहे हैं। और ये जो K, U, V, W ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक रिकवरी मॉडल्स हैं। कोई कहता है इकोनॉमिक रिकवरी K शेप हुई है, कभी कहता है इंडिया में पैंडेमिक के बाद U शेप रिकवरी हुई है कि पहले डिप्रेशन हुआ, रिसेशन हुआ, इसके बाद इंडिया सडनली रिकवर कर गया आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ रिसेशन। इसके बाद किसी का कहना कि V शेप रिकवरी है, इमीडिएटली हमें पैंडेमिक की वजह से फॉल डाउन देखने को मिला और पैंडेमिक खत्म होते ही इमीडिएटली हम रिकवर करें। कुछ का कहना है कि W है। तो कई सारे इकोनॉमिक मॉडल हैं। अभी यहाँ पर हम सारे इकोनॉमिक मॉडल डिस्कस नहीं कर सकते बिकॉज द वीडियो विल बिकम वेरी लेंथी। तो बेसिकली कहा जा रहा था कि इंडिया की जो रिकवरी है वो K शेप है। बहुत सारे जो इकोनॉमिक एक्सपर्ट हैं वो K शेप को लेकर के इंडिया की रिकवरी को बोल रहे थे कि जो पैंडेमिक के बाद इंडियन इकोनॉमी में जो रिकवरी देखने को मिली दैट इज K शेप। K शेप रिकवरी क्यों? क्योंकि कुछ का कहना है कि जो पैंडेमिक के बाद जो रूरल सेक्टर है उसमें हमें ज़्यादा रिकवरी देखने को मिली है, वो रिकवर हुआ, जबकि जो अर्बन रिकवरी है, अर्बन सेक्टर है, उसमें हमें फॉल देखने को मिल रहा है, उसमें हमें डिक्लाइन देखने को मिला है। तो इसी नोशन को, जो लेटर K का जो नोशन है रिकवरी का, इसी नोशन को जो हमारे CEA हैं उन्होंने क्वैश किया। उन्होंने बोला है कि इट इज़ रॉन्ग टू कॉल इंडियन इकोनॉमिक रिकवरी एज K शेप्ड। क्यों? क्योंकि दोनों ही सेक्टर, दोनों ही एरिया, चाहे वो रूरल हो चाहे वो अर्बन इकोनॉमी हो, दोनों में ही रिकवरी देखने को मिल रही। ऐसा नहीं है कि जो रूरल है वो तो ग्रो कर रहा है बट जो अर्बन है वो फॉल डाउन कर रहा है, ऐसा नहीं है। दोनों ही सेक्टर में हमें रिकवरी देखने को मिली है। इवन अगर हम डेटा को देखें तो जो अर्बन रिकवरी है वो रूरल रिकवरी से ज़्यादा स्पीड में है, ज़्यादा फास्टर है। क्योंकि जनरली K शेप रिकवरी कब कही जाती है कि वन इज ग्रोइंग, यानी अर्बन इधर रूरल और अर्बन इज ग्रोइंग और अदर इज डेक्लाइनिंग और कॉन्ट्रैक्टिंग। तो उसी पर्टिकुलर नोशन को रिजेक्ट किया है और हमारे जो CA उनके अकॉर्डिंग जो स्लोप है दैट इज मोर पॉजिटिव इन केस ऑफ बोथ रूरल एज वेल एज अर्बन। So a K-shaped recovery is when different segment of economy experienced a different rate of recovery after recession। तो इसी पर्टिकुलर पोस्ट पैंडेमिक रिकवरी को लेकर के हमारे जो CA हैं उनका ये कहना है कि इंडिया में जो अर्बन कंजप्शन है वो रूरल कंजप्शन की कंपैरिजन में ज़्यादा बढ़ रहा है। रूरल डिमांड उतनी ज़्यादा पिकअप नहीं हो पाई है। तो ऐसा नहीं कह सकते आपकी इंडिया में K शेप रिकवरी है। दोनों ही एरिया, चाहे वो रूरल इकोनॉमी हो चाहे वो अर्बन इकोनॉमी हो, अपने अपने पेस से रिकवर या ग्रो कर रही है। सो दीज आर द वर्ड्स बाय आवर CA चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर। यू कैन जस्ट हैव द ग्लिम्स ऑफ इट। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 6 गिवन ऑन पेज नंबर 8 ऑफ बिजनेस स्टैंडर्ड। CO2 emission hit record high in 2022 IEA। What is this IEA? IEA stands for International Energy Agency। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में इस पर्टिकुलर एजेंसी का मैंडेट लिख करके बताएंगे बेसिकली कौन सी एजेंसी है और इसका क्या काम है। तो अब न्यूज़ क्या है? न्यूज़ ये देख लेते हैं कि इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की रीसेंट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2022 यानी कैलेंडर ईयर नॉट फाइनेंशियल ईयर 2022 में जो CO2 एमिशन है वो अपने रिकॉर्ड हाई पॉइंट पर पहुंच गया है। कम्युनिटीज ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड आर एमिटिंग मोर कार्बन इन 2022 देन एनी अदर ईयर इन रिकॉर्ड। तो 1900 के बाद से अगर हम हर ईयर को देखें, किसी भी ईयर को देखें, तो उस किसी भी ईयर में इतनी CO2 एमिशन नहीं हुई है जितनी कि 2022 में हुई है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि वाई वी आर कंसर्न अबाउट दिस CO2 एमिशन। तो CO2 एमिशन जो है वो
अर्थ के टेम्परेचर के लिए, ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है। तो इसी को लेकर के कई सारे इंटरनेशनल कन्वेंशन भी हैं जहाँ पर ये बोला गया कि आप कार्बन एमिशन को, कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन को रिड्यूस करेंगे। NDC डिसाइड किया है कंट्रीज़ ने नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन की आगे आने वाले टाइम में कितने समय तक कितनी कार्बन एमिशन को रिड्यूस करेंगे जस्ट टू टेक केयर ऑफ द अर्थ टेम्परेचर, एवरेज टेम्परेचर। तो इसके लिए CO2 एमिशन एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है सस्टेनेबिलिटी और इन्वायरमेंट और क्लाइमेट के अपकमिंग इवेंट्स को चेक करने के लिए, सिचुएशन को चेक करने के लिए। ये तो बात हो गई कार्बन एमिशन की, CO2 एमिशन की। अब दूसरा इशू ये है क्यों 2022 में ये सडन इंक्रीज हमें CO2 एमिशन में क्यों देखने को मिला। तो रिपोर्ट का ये कहना है, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का, या मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, रिपोर्ट के अकॉर्डिंग पैंडेमिक के बाद से जो रिवन कंजप्शन है वो इंक्रीज़ हुआ है, जो ट्रैवल में रीबाउंड बहुत स्पीड फॉर्म में बढ़ा है, जिसकी वजह से जो कोल पे है उस पर डिपेंडेंसी इंक्रीज होगी। ट्रैवल बढ़ा है, ट्रांसपोर्टेशन बढ़ा है, बिजनेस बढ़ा है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा लो कॉस्ट एनर्जी सोर्सेज की ज़रूरत है, लो कॉस्ट पावर सोर्स की ज़रूरत थी, और कोल से अच्छा कोई लो कॉस्ट पावर सोर्स नहीं है। तो कोल का कंजप्शन इंक्रीज हुआ बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन एयर ट्रैवल, बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन ट्रांसपोर्टेशन, जिसकी वजह से ज़्यादा CO2 एमिशन हमें देखने को मिल रहा है। एंड एमिशन ऑफ क्लाइमेट वार्मिंग गैस दैट आर कॉज्ड बाई एनर्जी प्रोडक्शन ग्रू approximately 0.9% to reach 36.8 gigatons in 2022। तो जब भी कोल बर्न होता है या फॉसिल फ्यूल बर्न होता है, चाहे वो ऑयल हो, चाहे वो कोल हो, चाहे वो नेचुरल गैस हो, जस्ट टू गिव द पावर टू कार्स, प्लेन्स, होम्स एंड फैक्ट्रीज, तो कार्बन का एमिशन जो है वो इंक्रीज हो जाता है। तो इस प्रॉपरली रैशनल की 2022 में ये जो एमिशन है ये क्यों इंक्रीज हुआ। अब क्वेश्चन यहाँ पर सिर्फ ये नहीं कि क्यों एमिशन इंक्रीज हुआ, इस एमिशन के इंक्रीज होने का इम्पैक्ट क्या पड़ेगा और इसको कैसे वापस से रिवर्स किया जा सकता है। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट इशू हैं, क्योंकि एक बार अगर गैस जो है CO2 गैस जो है वो इन्वायरमेंट में एंटर कर गई तो दैट पर्टिकुलर CO2 ट्रैप्स द हीट, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग की सिचुएशन देखने को मिलती है। कई सारे ऐसे कंट्रीज़ जो कि बेसिकली सी के सोर पर स्टैब्लिश हैं, जिनके आसपास पानी है, कई सारे जो कंट्रीज़ हैं वो सबमर्ज होने की कैटेगरी में आ गए बिकॉज ऑफ द एक्सट्रीम वेदर सिचुएशंस। कहीं पर बारिश हो रही है बहुत ज़्यादा तो बारिश ही हो रही है, कहीं पर गर्मी हो रही है तो बहुत ज़्यादा गर्मी ही हो रही है, जिसका इम्पैक्ट हमें प्रोडक्शन या एग्रीकल्चर पर देखने को तो मिल रहा है और लाइफ स्टाइल्स पर भी देखने को मिल रहा है। और इसी को लॉजिकली IA ने बोला है कि ये एक्सट्रीम वेदर इवेंट जो हमें देखने को मिल रहे हैं ये इंटेंसिफाई हुए हैं लास्ट ईयर, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन जो है वो इंक्रीज हुआ है। कहीं पर ड्रॉट लाइक सिचुएशंस हैं, कहीं पर फ्लड लाइक सिचुएशंस हैं। सिंपल रीज़न फॉसिल फ्यूल बर्निंग, और जिस तरीके से हीट वेव आ रही हैं तो डेफिनेटली वो हीट वेव्स और ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी डिमांड को इंक्रीज़ करेंगी, जिसकी वजह से कार्बन एमिशन और ज़्यादा इंक्रीज़ होगा। तो ये बेसिकली एक विशियस साइकिल है जो चलती रहेगी। कार्बन एमिशन होगा, हीट होगी तो हीट वेव ज़्यादा होंगी, तो इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ बढ़ेगा, पावर का यूज़ बढ़ेगा, इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ बढ़ेगा, पावर का यूज़ बढ़ेगा, तो डेफिनेटली और ज़्यादा कार्बन एमिशन होगा। तो जिस तरीके से जो विशियस साइकिल है चलती रहेगी, तो कहीं ना कहीं IA ने जो अपकमिंग एटमॉस्फेरिक चैलेंज और क्लाइमेट चैलेंजेस हैं उनको पॉइंट आउट किया है और ये बोला है कि देयर इज़ अ नीड फॉर कोऑपरेशन ऑन दिस मैटर। और अगर हम अदर डेटास को देखें तो SUV का परचेज, व्हीकल के परचेज में भी इंक्रीज देखने को मिला। 20% इंक्रीज देखने को मिला है न्यू कार परचेजेस में फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 2012 टू 22, और 46% इंक्रीज देखने को मिला है ओवरऑल कार सेगमेंट में। तो ये भी कहीं ना कहीं CO2 एमिशन को आगे जा करके इंक्रीज ही करेगा। अब देख लेते हैं सम शॉर्ट न्यूज़ आर्टिकल्स फ्रॉम बिजनेस स्टैंडर्ड। सुप्रीम कोर्ट फॉर्म्स एक्सपर्ट पैनल टू प्रॉप अडानी एलिगेशन। ये न्यूज़ हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं मिनट में, बट इसके ही साथ एक और न्यूज़ है अडानी ग्रुप को लेकर के। अडानी प्रमोटर सेल्स स्टेक वर्थ ₹15,446 करोड़ टू GQG, और इसी सेल के बाद से अडानी ग्रुप के शेयर प्राइसेस में हमें थोड़ा सा इंक्रीज या वैल्यूएशन में थोड़ा सा इंक्रीज देखने को मिला। तो अडानी ग्रुप के जो प्रमोटर्स हैं उन्होंने थर्सडे को अप्रॉक्सीमेटली 15,446 करोड़ के जो शेयर्स हैं वो सेल किए हैं टू
listed entities of GQG Partners. So US based global equity investment बुटीक फर्म है जिसने अप्रॉक्सीमेटली 15,000 करोड़ के शेयर खरीदे हैं अडानी ग्रुप के. एंड दिस प्रमोटर्स आर प्लानिंग टू यूज द प्रोसीड्स टू रिटायर द डेट एंड अदर पर्पस. जिससे जो फंड जनरेट हुआ है उससे अडानी ग्रुप का जो डेट है वो पूरा किया जाएगा और अदर पर्पसेस के लिए यूज़ किया जाएगा. इसी वजह से रिसेंटली हमें अडानी ग्रुप में कुछ के स्टॉक्स में कुछ एप्रिसिएशन देखने को मिल रहा है. अब देख लेते हैं नेक्स्टली, डायरेक्ट टैक्स मॉप अप इन फाइनेंशियल ईयर 23 में टॉप रिवाइज्ड estimates. तो डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन अगर हम देखें फॉर फाइनेंशियल ईयर 23, दिस इज फाइनेंशियल ईयर स्टूडेंट, यानी जो ईयर अभी मार्च में एंड हो जाएगा, उसमें ऐसा कहा जा रहा है गवर्नमेंट के जो रिवाइज एस्टिमेट्स थे टैक्स कलेक्शन को लेकर के, मोर स्पेसिफिकली डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन को लेकर के, उन एस्टिमेट से ज़्यादा कलेक्शन होगा डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन. तो ऐसा मानना है कि जो डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन है फाइनेंशियल ईयर 23 में दैट इज लाइकली टू एक्सीड द गवर्नमेंट रिवाइज एस्टिमेट. पोटेंशियली इट विल हेल्प टू रन डाउन द फिस्कल डेफिसिट. और डेफिनेटली अगर डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन इंक्रीज होगा तो गवर्नमेंट को अपना फिस्कल डेफिसिट जो है वो मैनेज करने में हेल्प मिलेगा. हो सकता है जो गवर्नमेंट ने टारगेट सेट किया था फिस्कल डेफिसिट का वो ही टारगेट अचीव होता. आप मुझे कमेंट सेक्शन में लेकर के बताइए गवर्नमेंट ने कितना फिस्कल डेफिसिट को लेकर के कितना टारगेट सेट किया है फॉर फाइनेंशियल ईयर 23. और अगर हम डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन मॉपअप को देखें तो सबसे ज़्यादा हमें इंक्रीज देखने को मिलेगा कॉर्पोरेट टैक्स में. कॉर्पोरेट टैक्स में हमें ह्यूज रोबस्ट कलेक्शन देखने को मिलेगा. इसके बाद जो टैक्स डिमांड है, पेंडिंग टैक्स डिमांड है गवर्नमेंट के रिवेन्यू को ये भी बूस्ट करेगी. तो बेसिकली कॉर्पोरेट टैक्स में सबसे ज़्यादा इंक्रीज देखने को मिल रहा है. और जो गवर्नमेंट ने जो रिवाइज एस्टिमेट्स में टारगेट रखा था वो कितना रखा था, अप्रॉक्सीमेटली 16.5 ट्रिलियन का टारगेट गवर्नमेंट ने सेट किया था फॉर डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन. तो एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि इससे ज़्यादा कलेक्शन होगा क्योंकि जो कॉर्पोरेट टैक्स है उसमें ज़्यादा इंक्रीज देखने को मिल रहा है. हालांकि ऐसा नहीं कि सिर्फ कॉर्पोरेट टैक्स ही इंक्रीज हो रहे हैं, जो इंडिविजुअल टैक्सेस हैं उनमें भी इंक्रीज प्रोजेक्ट किया जा रहा है. सो दिस इज़ द ट्रेंड कलेक्शन into different year. You can see just financial year 20, 21, 22, 23 and 24. This blue line indicates the budget estimates. This red line indicates the budget estimate. This blue line indicates the actual collection and this red bar indicates the revised estimates. अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप. डेटा बिल गेट्स IT पैनल थम्स अप वैष्णव. तो बेसिकली जो नासकॉम की टेक और लीडरशिप समिट हो रही है उसमें कई सारे लीडर्स, पॉलिटिकल लीडर्स भी आ रहे हैं. तो हमारे जो यूनियन मिनिस्टर हैं फॉर कम्युनिकेशन एंड IT मिस्टर अश्विनी वैष्णव, उन्होंने थर्सडे को बोला है कि जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी है जो बेसिकली डेटा बिल को रिव्यू कर रही है, जो अपनी रिकमेंडेशन देगी उस पर प्रॉब्ली जो कमेटी सेटअप करी गई है पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी, वो डेटा बिल पर अपना थम्स अप दे देगी. थम्स अप मीन्स उसको ओके कर देगी, उसको पास कर देगी. उसमें बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे, रिकमेंडेशंस देखने को नहीं मिलेगी. तो ये डेटा बिल कब रिलीज़ हुआ था, नवंबर 2022 में ये डेटा बिल गवर्नमेंट ने रिलीज़ किया था, इंट्रोड्यूस किया था. और इसके बाद एक पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करी गई थी जो कि इस बिल को रिव्यू कर रही है. और हमारे जो यूनियन मिनिस्टर हैं कम्युनिकेशन के, उनका ये कहना है कि जो ये DPDP बिल है, हमने इसको कई बार कवर भी किया. अगर आप रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं न्यूज़ चैनल तो आपको पता होगा इस पर्टिकुलर बिल का नाम DPDP 2022 बिल. इस बिल को बहुत जल्द ही पास मिल जाएगा बाय पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी, ऐसा कहना है हमारे जो यूनियन मिनिस्टर फॉर कम्युनिकेशन और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैं उसके. तो अगर बहुत जल्दी इसको पास मिल जाएगा तो डेफिनेटली बिल भी बहुत जल्दी इम्प्लीमेंट भी हो जाएगा. और इसका इम्पैक्ट हमें जितनी भी IT सेक्टर की कंपनी, डेटाबेस कंपनी है, उन सब पर देखने को मिलेगा. अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप. PM गति शक्ति रिकमेंड 66 प्रोजेक्ट वर्थ ₹5 ट्रिलियन. तो अभी गति शक्ति के बारे में हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि व्हाट इज़ दिस गति शक्ति. गति शक्ति एक बेसिकली अम्ब्रेला स्कीम है फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, इंटर कनेक्टिविटी, मल्टी मोडल कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है. बेसिकली इसके अंदर जितने भी कनेक्टिविटी और ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हैं उनको कंबाइंड किया गया है इस पर्टिकुलर अम्ब्रेला प्रोजेक्ट के तहत. तो रिसेंटली 8 महीने के डिस्कशन के बाद जो इंटर मिनिस्ट्रियल पैनल फॉर्म किया था जिसको सुपर हेड कर रहा था इंडस्ट्री डिपार्टमेंट, उसने 66 बड़े प्रोजेक्ट या बिग टिकट जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको आइडेंटिफाई किया जिनका वैल्यूएशन अप्रॉक्सीमेटली 500 करोड़ का है. तो 66 बड़े प्रोजेक्ट्स रिकमेंड किए हैं PM गति शक्ति ने, जिनका वैल्यूएशन अप्रॉक्सीमेटली 5 ट्रिलियन का है.
और अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट को देखें तो मारवाड़ इंडस्ट्रियल क्लस्टर, बाबिल, न्यू रेल लाइंस, गुरदासपुर जम्मू श्रीनगर नेचुरल गैस पाइपलाइन, ये सारे इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स हैं जो इस पर्टिकुलर 66 प्रोजेक्ट लिस्ट की कैटेगरी में आए हैं और डेफिनेटली इनको प्रायोरिटी बेसिस पर एग्जीक्यूट किया जाएगा अंडर गति शक्ति स्कीम। अब देख लेते हैं नेक्स्ट, पाक रेजेस की रेट्स बाई 300 BPS, स्लैब्स रुपी 3.23 पावर सरचार्ज। तो डेफिनेटली पाकिस्तान जिस तरीके से इकोनॉमिक क्राइसिस में अभी पड़ा हुआ है, जिस तरीके से इकोनॉमिक क्राइसिस को फेस कर रहा है, तो ये एक्शन बहुत डिसाइडेबल था। पाकिस्तान के सेंट्रल बैंक ने जो रेपो रेट है उसको इंक्रीज कर दिया है 20% तक। रीजन टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन एंड टू एक्सपेक्ट टू क्विकन फर्दर एज कंट्री वर्क्स टू रिज्यूम $6.5 बिलियन IMF एड। तो IMF जो है वो अप्रॉक्सीमेटली $6.5 बिलियन की एड प्रोवाइड करने को तैयार हो गया है। बट जस्ट लाइक यूजुअल, जैसा कि IMF की कंडीशंस हमेशा से रहती हैं कि जब कभी भी IMF लोन देता है तो उस पर्टिकुलर कंट्री को IMF के टर्म्स एंड कंडीशंस फॉलो करने पड़ते हैं। तो पाकिस्तान को भी लोन लेने से पहले IMF ने अपने टर्म्स एंड कंडीशंस रखे हैं और उसमें कई सारे स्ट्रिक्ट मेजर्स लेने की बात कही गई है। तो वो पाकिस्तान में रिफ्लेक्ट होना भी शुरू भी हो गया है। पाकिस्तान का जो सेंट्रल बैंक है उसने बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट को 20% तक इंक्रीज कर दिया। सडनली 300 BPS का इंक्रीज देखने को मिला और इसके अलावा पावर सरचार्ज भी इम्पोज किया है 3.23 रुपये का। तो प्रॉबेबली इससे जो इन्फ्लेशन थोड़ा सा कंट्रोल होती हुई दिखेगी आगे आने वाले टाइम में। हो सकता है इसके बाद IMF की एड के बाद पाकिस्तान रिकवर कर जाए। और ये फिलहाल जो ये रेट हैं, पॉलिसी रेट जो रेपो रेट है, ये अपने 26 सालों के सबसे हाईएस्ट पॉइंट पर हैं। करेंसी जो है पाकिस्तान की अपने लोएस्ट पॉइंट पर है। बॉन्ड जो है डॉलर बॉन्ड वो स्लम्प कर चुके हैं और इसमें पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक सिचुएशन है बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट। इफ यू वांट लेक्चर PDF, you can join me on Telegram channel. You can also follow me on other social media platforms. If you have any query and suggestion, you can write on comment section below. Please like, share and subscribe. Thank you. Have a nice day.